ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल रोहित मारवा का एक बहुत ही वफादार एम्प्लॉय था। पिछली बार जब अब्दुल ने अनिका के आने की खबर रोहित मारवा को नहीं दी थी, तब रोहित ने बड़ी सख्ती से अब्दुल को यह समझा दिया था कि वह अपने आप को रोहित का गार्जियन न समझने लगे। और अब्दुल की ट्रांसफर करते हुए रोहित ने बेंगलोर वाली ब्रांच में सिक्योरिटी की देखभाल के लिए भेज दिया था। मगर अब रोहित को लगता था कि उसे अब्दुल को उस दिन ओवर रिएक्ट करके कुछ ज्यादा ही दूर भेज दिया था। और अब रोहित ने अपने और आर्यन के सिक्योरिटी के लिए अब्दुल को बेंगलोर से वापस बुला लिया था। रोहित ने अब्दुल को अंदर आने का इशारा किया और उससे बेंगलोर के ऑफिस का हालचाल पूछने लगा। रोहित, अनिका, रिया और अब्दुल आगे चलते हुए हॉल के सोफे के पास जाकर बैठ गए। जब यह चारों बातें कर रहे थे तब किसी का ध्यान डॉक्टर शालिनी पर नहीं था। सनी भी अपने गेम खेलते हुए शालिनी की ओर मुस्कुराकर रोहित के पास जाने लगा। जब शालिनी ने देखा कि उसके यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शालिनी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने हील को जानबूझकर फर्श पर पटक कर चलना शुरू किया, जिससे लोगों की नजर शालिनी पर पड़े। आखिर वह भी इस वक्त कमरे में मौजूद थी, मगर रोहित और अनिका जो एक दूसरे को देखने में बिजी थे, उनके कानों में शालिनी के कदमों की आवाज तक नहीं पड़ी थी। मगर हील की आवाज सुनते ही रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी मैनेजर अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, वेल मिस शालिनी, आज मिस्टर मारवा का बर्थडे है, सो हम आज किसी फीमेल गेस्ट को होस्ट नहीं कर सकते। यह कहते हुए अब्दुल ने बड़ी इज्जत के साथ डॉक्टर शालिनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही शालिनी को बाहर का एस्कॉर्ट करके अब्दुल ने शालिनी के मुंह पर बंगले का दरवाजा बंद किया, शालिनी फटी हुई आंखों से बंद दरवाजे को देखने लगी। शालिनी की आंखें गुस्से और शर्म से लाल हो गई थी। शालिनी को पता नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसे धक्के मार के अपने घर से निकाला हो। आखिर शालिनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वह लगभग ऐसा ही कुछ था, बस धक्के मारने की जगह सिक्योरिटी मैनेजर अब्दुल की स्टाइल थोड़ी अलग थी। मगर हाँ, अब्दुल ने जो किया वह किसी धक्के से कम भी नहीं था। शालिनी को इस वक्त अब्दुल से ज्यादा अनिका पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनिका की मौजूदगी ही थी। अंदर बैठे रोहित और अनिका इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दरवाजे के बाहर खड़ी शालिनी इस वक्त बेहद गुस्से में थी। अनिका ने अंदर आते ही टेबल पर पड़े ग्रीटिंग कार्ड को देख लिया था। ग्रीटिंग कार्ड की ओर इशारा करते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, क्या यही वह कार्ड है जो आपके बेटे ने आपको बर्थडे के तौर पर गिफ्ट किया है? आर्यन अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं आया था। रिया को इस तरह जोकर का मुंह बनाते हुए देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही उसकी प्यारी सी नन्ही सी बहन है जो उस जोकर के चेहरे के पीछे छिपी थी। मगर जब अनिका ने आर्यन से दोबारा वही सवाल पूछा तो अपने शौक से बाहर आते हुए आर्यन ने ग्रीटिंग कार्ड की तरफ देखा। ग्रीटिंग कार्ड की ओर देखने के बाद आर्यन हैरानी से रोहित की ओर देखने लगा। रोहित आर्यन को अपनी आंखें बड़ी करके हाँ कहने का इशारा करने लगा। तब आर्यन ने अपनी मॉम की ओर देखकर एक स्माइल देते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। कार्ड पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे। देखकर अनिका मन ही मन अपने बेटे के लिए बहुत प्राउड फील करने लगी। अनिका लगभग 4 से 5 मिनट तक कार्ड पर लिखी हर चीज को बारीकी से देखने लगी। कार्ड पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे पापा। देखकर अनिका मन ही मन अपने बेटे के लिए बहुत प्राउड फील करने लगी थी। अनिका लगभग 4 से 5 मिनट तक कार्ड पर लिखी हर चीज को बारीकी से देखने लगी थी। कहीं न कहीं उसे हर चीज में अपने बेटे के इमोशंस नजर आ रहे थे। उसे आर्यन की सेंसिबिलिटी पर ज्यादा प्राउड फील होने लगा था और साथ ही साथ उसे अपनी छोटी सी शैतान रिया पर इस बात को लेकर फिक्र भी हो रही थी कि कब आखिर रिया इन इमोशंस को समझेगी और आर्यन की तरह एक समझदार इंसान बनने की कोशिश करेगी। जब अनिका यह सोच रही थी, वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि न ही वो कार्ड उसके बेटे आर्यन ने लिखा था और न ही रिया कभी अपनी शैतानियां छोड़ने वाली थी। इसी तरह आर्यन और रिया की बातें करते हुए रोहित और अनिका एक दूसरे के साथ बात करते रहे और बीच बीच में नौकर आकर कुछ न कुछ सर्व कर रहे थे। फाइनली खाना खाने के बाद रिया ने रोहित को वह बर्थडे गिफ्ट भी दिया जो रिया ने अपने डैड के लिए तैयार की थी। रोहित की तारीफों में बनाया हुआ एक छोटा सा राइट अप रिया ने अपने हाथ पर हाथ रखकर बोलना शुरू कर दिया। रिया की स्पीच में हो रही रोहित की तारीफ और झूठे प्राइजेज सुनकर रोहित भी रिया की इन बातों का मजा लेकर अपने आप पर हंसने लगा था।
रोहित ने कभी सोचा नहीं होगा कि बाहर से किसी को रोहित इतना शानदार भी लग सकता था। हालांकि रोहित जानता था कि यह बच्ची जो इस वक्त रोहित की इतनी तारीफ कर रही है, रोहित इतनी तारीफ के लायक नहीं था। थोड़ी देर यूं ही हंसते हुए और खेलते हुए रोहित, अनिका, आर्यन और रिया अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। फिर कुछ देर अनिका और रोहित ने यूं ही यहाँ वहाँ की बातें की। तभी अचानक रोहित से बात करते वक्त रिया ने रोहित को डैड कहकर बुलाया। तभी बात को संभालते हुए अनिका और आर्यन ने किसी तरह सिचुएशन संभाल ली। इससे पहले कि रिया रोहित के सामने ऐसी कोई बात कह दे जिससे रोहित को शक हो जाए, अनिका रिया को लेकर वहाँ से चली गई। अनिका और रिया के जाते ही पूरा बंगला जैसे अचानक ही बिल्कुल शांत हो गया था। बाप बेटे पहले की तरह एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगे। आर्यन इस बात से हैरान था कि आखिर उसके डैड ने आज उसे झूठ बोलने को क्यों कहा था कि वो बर्थडे कार्ड आर्यन ने रोहित के लिए लिखा था। और क्या वह यही डैड हैं जिन्होंने हमेशा आर्यन को सिखाया था कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर आखिर आज मॉम के सामने उसी इंसान ने आर्यन को झूठ बोलने पर मजबूर क्यों किया था। कार्ड की ओर देखते हुए आर्यन ने रोहित से पूछा, आपने झूठ कहा? तब तक तो ठीक है, मगर मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, आपने मेरी इम्प्रेशन बिगाड़ दी। अब उन्हें कैसा लग रहा होगा कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब है। दरअसल जब रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि वह कैसे अनिका को इस बात के लिए कन्विंस करे कि आर्यन ने उसे बर्थडे कार्ड गिफ्ट किया था, तब रोहित ने अपने लेफ्ट हैंड से आर्यन की हैंड राइटिंग कॉपी करने की कोशिश की थी। आर्यन रोहित से नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। फिर रोहित चिराग मेहता और सिक्योरिटी इंचार्ज अब्दुल को लेकर अपने ऑफिस वाले केबिन के अंदर चला गया। केबिन में जैसे ही रोहित अपने चेयर पर बैठा, चिराग मेहता ने रोहित से कहा, मुझे लगता है आपके चाचा ने फिर से आर्यन बाबा को किडनैप करने की सुपारी दी थी और इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने आर्यन बाबा की फोटो भी गुंडों को दे दी थी। चिराग मेहता की यह बात सुनकर रोहित बहुत परेशान हो गया। अपने सर पर हाथ रखते हुए रोहित ने धीमी आवाज में पास खड़े चिराग मेहता और अब्दुल से कहा, आर्यन की कोई बात लीक नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं। अब्दुल और चिराग दोनों ने एक साथ अपना सर हिलाते हुए रोहित को हाँ कहा। उसके बाद अपनी जगह से उठते हुए रोहित ने चिराग और अब्दुल को इंस्ट्रक्शन करते हुए कहा, एक सिस्टम बनाओ, क्लीनिंग सिस्टम, जिसमें हमें यह पता चले कि इंटरनेट पर आर्यन के फोटोग्राफ्स कहाँ फ्लैश हो रही है। एक ही रास्ता है जिससे हम आर्यन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने वाले लोगों पर नजर रख पाएंगे। चिराग मेहता ने अपने हाथ की एक फाइल टेबल पर रखते हुए रोहित से कहा, यह थोड़ा सा मुश्किल काम है मगर हो जाएगा जरूर। वहाँ रिया के लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग ऐप के इंचार्ज ने एक्साइटेड होकर अपने सुपरवाइजर से कहा, सर मैंने कहा था ना आपसे, यह लिटिल एंजल तहलका मचा देगी, बस वही हो रहा है। जैसा मैंने कहा था, अभी तो यह लड़के सिर्फ चौथे राउंड तक पहुंची है और ऑलरेडी वह इंटरनेट पर ट्रेडिंग नामों में शामिल होने वाली है। यह सुनकर सुपरवाइजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहीं न कहीं उसे पता था कि लिटिल एंजल जरूर एक बड़ा धमाका करने वाली है, मगर उसने कभी यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वह वर्ल्ड ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगी। सुपरवाइजर ने जब अपना फोन उठाकर चेक किया तो यह जानकर हैरान हो गया कि इस वक्त सबसे पॉपुलर हैशटैग था, हु इज लिटिल प्रिंसेस, इज नॉट हर हेयर स्टाइल कूल। रिया का नाम आज के दिन दुनिया के टॉप 100 हैशटैग में शामिल हो गया था। रिया अभी 4 राउंड पार कर चुकी थी, मगर यह कंटेंट शुरू करने से पहले से लेकर अब तक रिया ने अपनी फैन फॉलोइंग तकरीबन 50,000 तक बढ़ा ली थी। मैनेजर यह जानकर हैरान हो गया कि बिना किसी पब्लिसिटी के इस लड़की ने महज 4 राउंड में ही अपनी पॉपुलैरिटी इतना बढ़ा ली थी कि लोग अब उसे वेब पर सर्च भी कर रहे थे और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी थी, वह भी बिना किसी पब्लिसिटी के और बिना किसी प्रमोशन के, सिर्फ उसकी गेमिंग टैलेंट और कंपटीटर को उसके हाजिर जवाबी की वजह से। अपने फैन नानों की तरफ से मिलते हुए लाखों रुपए के टोकन और रिया की गेमिंग एबिलिटी और बात करने के तरीके से उसे फॉलो करते हुए लोगों ने एक बात का अंदाजा लगा लिया था कि रिया एक बहुत ऊंची खानदान की बच्ची थी और शायद रिया को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट गेमर्स और लाइव स्ट्रीमर्स को अपॉइंट किया गया होगा। तभी एक लड़की ने गेम खेलने की इतनी एफिशिएंसी नजर आ रही थी। भले ही रिया की जो फोटो इस वक्त गेमिंग ऐप पर डिस्प्ले हो रही थी वह काफी ब्लर थी, मगर इस बच्चे की इस ब्लर फोटो को देखकर भी इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था कि यह बच्ची बहुत ही क्यूट और ओवर ब्ले थी। इस वजह से रिया को अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने में काफी मदद मिलती थी। सुपरवाइजर रिया को मिलने वाली हर कमेंट को बारीकी से पढ़ने लगा, मगर हजारों कमेंट का मतलब सिर्फ एक था
कि लोग रिया को बहुत प्यार दे रहे थे। सुपरवाइजर अब बस सिर्फ यह इंतजार कर रहा था कि कब रिया टॉप 20 गेमर्स ऑफ द कंपटीशन में पहुंच जाए, और जैसे ही रिया टॉप 20 फाइनल लिस्ट में शामिल होगी, सुपरवाइजर रिया को प्रमोट करना शुरू कर देगा। इस तरह न सिर्फ रिया को बल्कि उसकी गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। जैसे ही अपने मन में चल रही यह बात सुपरवाइजर ने इंचार्ज को समझाई, इंचार्ज ने अपनी आंखें नीचे करते हुए धीमी आवाज में सुपरवाइजर से कहा, सर, यह बच्ची एक नई ट्रेडिंग पोस्ट में भी नजर आ रही है। यह बात सुनकर सुपरवाइजर हैरान रह गया। उसने फिर से ट्रेडिंग टॉपिक को सर्च करना शुरू किया। इतनी जल्दी वह वर्ल्ड ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगी? सुपरवाइजर ने जब अपना फोन उठाकर चेक किया तो यह जानकर हैरान हो गया कि इस वक्त सबसे पॉपुलर हैशटैग था हु इज लिटिल प्रिंसेस, इज नॉट हर हेयर स्टाइल कूल। रिया का नाम आज के दिन दुनिया के टॉप 100 हैशटैग में शामिल था। रिया अभी 4 राउंड पार कर चुके थे, मगर यह कंटेंट शुरू होने से लेकर अब तक रिया ने अपनी फैन फॉलोइंग लगभग 50,000 तक बढ़ा ली थी। मैनेजर यह जानकर हैरान हो गया कि बिना किसी पब्लिसिटी के इस लड़की ने महज 4 राउंड में ही अपनी पॉपुलैरिटी इतना बढ़ा ली थी कि लोग अब उसे वेब पर सर्च भी कर रहे थे, और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी थी, वह भी बिना किसी पब्लिसिटी के और बिना किसी प्रमोशन के, सिर्फ अपने गेमिंग टैलेंट और कंपटीटर को उसकी हाजिर जवाबी की वजह से। अपने फैन नानू की तरफ से मिलते हुए लाखों रुपए के टोकन और रिया की गेमिंग एबिलिटी और बात करने के तरीके से उसे फॉलो करते हुए लोगों ने एक बात का अंदाजा लगा लिया था कि रिया एक बहुत ऊंचे खानदान की बच्ची थी, और शायद रिया को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट गेमर्स और लाइव स्ट्रीमर को अपॉइंट किया गया होगा। तभी इस लड़की ने गेम खेलने की इतनी एफिशिएंसी नजर आ रही थी। भले ही रिया की जो फोटो इस वक्त गेमिंग ऐप पर डिस्प्ले हो रही थी वह काफी ब्लर थी, मगर इस बच्ची की इस ब्लर फोटो को देखकर भी इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था, यह बच्ची बहुत ही क्यूट और एडोरेबल थी। इस वजह से रिया को अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने में काफी मदद मिलती थी। सुपरवाइजर रिया को मिलने वाली हर कमेंट को बारीकी से पढ़ने लगा, मगर हजारों कमेंट का मतलब सिर्फ एक था कि लोग रिया को बहुत प्यार दे रहे थे। सुपरवाइजर अब बस सिर्फ यह इंतजार कर रहा था कि कब रिया टॉप 20 गेमर्स ऑफ द कंपटीशन में पहुंच जाए, और जैसे ही रिया टॉप 20 फाइनल लिस्ट में शामिल होगी, सुपरवाइजर रिया को प्रमोट करना शुरू कर देगा। इस तरह न सिर्फ रिया को बल्कि उसकी गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। जैसे ही अपने मन में चल रही यह बात सुपरवाइजर ने इंचार्ज को समझाई, इंचार्ज ने अपनी आंखें नीचे करते हुए धीमी आवाज में सुपरवाइजर से कहा, सर, यह बच्ची एक नई ट्रेडिंग पोस्ट में भी नजर आ रही है। यह बात सुनकर सुपरवाइजर हैरान रह गया। उसने फिर से ट्रेडिंग टॉपिक को सर्च करना शुरू किया। तभी टॉप ट्रेडिंग टॉपिक में 200 पोजीशन पर एक नजर डाली तो एक हैशटैग तेजी से ऊपर की तरफ चल रहा था। यह हैशटैग था आई एम फ्रॉम पुअर फैमिली, आई ओनली हैव 75 करोड़ रुपीज। पिछले दिनों लाइव स्ट्रीमिंग पर एक वीडियो फीचर्स हुआ था। एक फॉलोअर्स ने लिटिल एंजल को लाइव स्ट्रीम में एक सवाल पूछा था कि क्या तुम रईस खानदान से हो। तभी रिया ने उसकी बातों का जवाब देते हुए उसी से सवाल पूछा था, आखिर यह रईस होना क्या होता है। तभी लोगों ने रिया को जवाब देते हुए लिखा, वह लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है। फिर नन्ही सी लिटिल एंजल ने उस फॉलोअर को जवाब देते हुए लिखा था, नहीं नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं। मेरी मम्मा कहती है हमारे पास सिर्फ 75 करोड़ है, इसलिए हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है, और अगर मैंने ज्यादा खर्च कर दिए तो मेरी ग्रैंड आंट से पैसे मांगने पड़ेंगे। रिया की यह कमेंट पढ़कर फैंस और फॉलोअर्स हैरान रह गए थे। सिर्फ 75 करोड़। इसके बाद हजारों कमेंट इस वीडियो पर आना शुरू हो गया था। जैसे ही फैन नानू ने रिया को 1000 टोकन सपोर्ट के लिए भेजे, तभी कुछ फैन और फॉलोअर्स ने इनके सामने कमेंट करते हुए लिखा, तुम बहुत सही कर रही हो बच्ची, तुम्हारी पूरी फैमिली वाकई बहुत गरीब है। देखो ना, यह तुम्हारा फैन लगभग हर 2 मिनट पर तुम्हें 1000 टोकन सपोर्ट में भेजता है। 1000 टोकन की कीमत हुई लगभग 30,000, और आज तक उसने लगभग 25 लाख रुपए के टोकन तुम्हें सपोर्ट में भेज दिए हैं। कुछ खाना खा लेना इन पैसों से। मुझे तो बहुत तरस आता है तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर। लोगों के लाफिंग वाले इमोजी से इस कमेंट का पूरा पेज भर गया था, और इस तरह यह हैशटैग आई हैव ओनली 75 करोड़ रुपीज ट्रेंड होना शुरू हो गया था। यह सब पढ़कर सुपरवाइजर के हाथ कांपने लगे थे। कहीं न कहीं उसे पता था कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग गया था।
और रातों रात उसका यह गेमिंग प्लेटफॉर्म शायद दुनिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म बन सकता था। सुपरवाइजर अपनी जगह से खड़ा हो गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। फिर एक्साइटमेंट में अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए सुपरवाइजर ने इंचार्ज से कहा, तुम एक काम करो, जितने भी रिलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पर इस हैशटैग को और ज्यादा वायरल करवाओ। किसी भी तरह इस हैशटैग को टॉप 3 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में लाकर आओ। और फिर अपने सुपरवाइजर की बात को रोकते हुए इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया सर, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यह बिजनेस हमें चारों तरफ से प्रॉफिट ही देने वाला है, क्योंकि इस लड़की के फैन नानू ने अब तक उन्हें सपोर्ट के लिए जितने टोकन भेजे हैं उन पैसों से हम अपने पार्टनर से कहकर इसको और ज्यादा वायरल कर देंगे और उसे टॉप 3 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में किसी भी तरह जल्द से जल्द लाएंगे, जिससे इस लड़की को ज्यादा फायदा होगा और इन रिटर्न हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। सर, सचमुच यह लड़की हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना साबित हो रही है। सर, यह ना सिर्फ इस कंपनी को प्रॉफिट करवाएगी मगर हम दोनों के लिए भी यह लड़की एक अद्भुत डिस्कवरी बनकर सामने आएगी और देखते ही देखते हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म और यह लड़की पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। सर, आप देख लीजिएगा, वह दिन दूर नहीं होगा जब इस लड़की का चेहरा हर घर में फेमस हो जाएगा। मैनेजर और गेमिंग प्लेटफॉर्म के इंचार्ज की बातों से बिल्कुल अनजान रिया लाइव स्ट्रीम पर अपनी अगली कंटेस्ट खेल रही थी। रिया को अब सिर्फ इतना ही बात का अंदाजा था कि दिन ब दिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे और उसके कमेंट्स की संख्या अब हजारों में पहुंच चुकी थी। कमेंट अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रिया को अपनी गेमिंग पर फोकस करने में भी दिक्कत आ रही थी। यहाँ तक कि रिया ने अब आने वाले कमेंट पर इंटरेक्ट करना भी छोड़ दिया था ताकि वह अपनी गेम पर फोकस कर सके। जब 2 घंटे बाद रिया ने फिर से अपने अकाउंट पर नजर डाली तो रिया को एक जोर का शौक लगा। 2 घंटे के अंदर रिया के फॉलोअर्स 5 लाख से ज्यादा बढ़ गए थे। इतना ही नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी रिया के फॉलोअर्स बढ़ते ही चले जा रहे थे। जैसे ही रिया रिफ्रेश बटन दबाती उसकी फैन फॉलोइंग्स कुछ हजार में बढ़ जाती। फिर कुछ सेकंड बाद रिया फिर से रिफ्रेश बटन दबाती, फिर उसकी फैन फॉलोइंग फिर से कुछ हजार में बढ़ जाती थी। जहां किसी भी बच्चे को यह देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती, कहीं न कहीं रिया को यह देखकर डर लगने लगा था। यह था, अगर रिया ने अपनी मम्मा से यह सारी बातें शेयर की तो एक बात पक्की थी कि अनिका उसे आज के बाद कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने देती। दूसरी तरफ रिया के फैन नानू रोज इस गेम एप्स पर इंतजार करते रहते थे। गेम छूटने से ज्यादा रिया को यह डर था कि कहीं अनिका के लगाए हुए प्रोविजंस की वजह से उसकी और फैन नानू की दोस्ती टूट न जाए। रिया इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में थी जहां उसे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। अभी तक लोगों को यह पता नहीं था रिया का असली चेहरा क्या था, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग एप्स पर रिया की जो तस्वीर नजर आ रही थी वह बहुत धुंधली थी। मगर रिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि लोग उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को रिप्लाई करके दोबारा देख रहे थे और ऑलरेडी रिया की बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग मैचेज वायरल हो चुकी थी। उधर मारवा हाउस में दिल्ली के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मयंक सूद रोहित के साथ बातें करते हुए रोहित को कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे थे। डॉक्टर सूद ने रोहित से कहा, बच्चे को यह एक टेबलेट रोज दीजिएगा और इस टेबलेट को 2 दिन में 2 बार। मिस्टर रोहित, याद रहे कि मैंने इस टेबलेट को स्पेशली डिजाइन करवाया है ताकि यह बिल्कुल किसी साधारण मल्टीविटामिन टेबलेट की तरह दिखे। आप अपने बेटे को कुछ दिनों तक यह दवाइयाँ दीजिए, फिर वहाँ से हम उसका प्रोग्रेस देखेंगे। रोहित डॉक्टर की दी हुई दवाई की शीशियों को गौर से देखने लगा। रोहित पिछले दिनों इस बात को लेकर बेहद खुश था कि दिल्ली आने के बाद आर्यन की मेंटल कंडीशन में काफी सुधार आया था। काफी दिनों तक आर्यन ने नॉर्मल बिहेव किया था, मगर अचानक ही पिछले कुछ दिनों से आर्यन ने फिर से लड़कियों वाली पर्सनालिटी दिखने लगी थी। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मयंक सूद ने रोहित से जब आर्यन की कंडीशन के बारे में सुना तो उन्होंने आर्यन के साथ थोड़ी सी बातचीत करके यह डिसीजन लिया था कि वैसे तो आर्यन काफी नॉर्मल लड़का है, मगर हाँ, अगर रोहित के सामने बार बार आर्यन की दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ रही है तो कुछ दिनों के लिए ही सही आर्यन को मेडिसिन देकर इसके इस डिसऑर्डर को दूर करने की कोशिश की जाए। जब रोहित ने अपना ध्यान दवाई की शीशी से हटाकर डॉक्टर पर दिया तो डॉक्टर का चेहरा कुछ कंफ्यूजन में था। रोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, एनी कॉम्प्लिकेशंस? क्या आप मुझे और कुछ बताना चाहते हैं मेरे बेटे आर्यन की कंडीशन के बारे में? डॉक्टर ने यहाँ वहाँ देखकर एक बार चेक कर लिया कि उनकी बातें कहीं कोई और तो नहीं सुन रहा था। जब डॉक्टर को इस बात की तसल्ली हो गई कि फिलहाल कमरे में रोहित और उनके अलावा और कोई नहीं मौजूद था,
तो डॉक्टर ने रोहित के कंधे पर एक हाथ रख कर कहा, देखिए, मैंने आपके बच्चे से जब बात की तब वह बिल्कुल ठीक लग रहा था, मानो जैसे कोई नॉर्मल बच्चा हो। मैं तो यह कहूँगा कि वह 6 साल के बच्चे से काफी ज्यादा ब्राइट और स्मार्ट लड़का है, मगर जिस तरह का बिहेवियर आपने अकेले में अपने बेटे के साथ नोटिस किया है, आई एम अ लिटिल वर्ड। ये कंडीशन आगे और ज्यादा खराब हो सकती है। फिलहाल उसकी मेंटल कंडीशन जिस स्टेज पर है, अभी हमने आर्यन को बाहर नहीं निकाला तो आगे। यह कहते हुए डॉक्टर रुक गए। फिर अपनी छोटी सी ब्रीफकेस को टेबल पर रखते हुए उन्होंने रोहित मारवा से कहा, मिस्टर मारवा, आपका बेटा जो कि माइंड कंडीशन से गुजर रहा है, जहां उसे अंदर एक वक्त 2 पर्सनालिटी मौजूद है। एक तो वह खुद है, एक छोटा सा प्यारा सा लड़का, बाकी आम बच्चों की तरह बोलता है, चलता है, बिल्कुल लड़कों जैसे ही। लेकिन हमारी परेशानी है उसके अंदर छुपी हुई वह दूसरी पर्सनालिटी, जहां वह अपने आप को एक लिटिल प्रिंसेस समझता है। थोड़ी देर के बाद रोहित और डॉक्टर ने यह डिसाइड किया कि आने वाले कुछ दिनों तक वह आर्यन को मेडिकेशन पर रखेंगे। डॉक्टर मयंक बच्चों के मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में काफी माहिर थे और इसीलिए वह जानते थे कि बच्चे अक्सर दवाइयां लेने से कतराते हैं और काफी बार अगर उन्हें यह बताया जाए कि यह दवाई किस बीमारी से रिलेटेड है तो वह जानबूझकर या तो दवाइयों को खाने से इनकार कर देते थे या तो किसी बहाने से उन दवाइयों को बिना खाए डिस्पोज कर देते थे। इसलिए डॉक्टर मयंक सूद ने उन दवाइयों को एक डिजाइन देते हुए इस तरह का रंग और शेप में बनाया था ताकि बच्चों को लगे कि यह कोई आम मल्टीविटामिन टेबलेट है जो उनके माँ बाप उनके शरीर ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए उन्हें देना चाहते थे। टेबलेट की कोडिंग भी शुगर से की गई थी ताकि निकलते वक्त भी बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा लगे। रोहित ने डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि आने वाले कुछ दिनों तक आर्यन यह टेबलेट मिस न करे। डॉक्टर के जाने के बाद रोहित अपने स्टडी एरिया की ओर गया जहां पर नौकर बर्थडे में मिली गिफ्ट को अरेंज कर रहा था। नौकर ने रोहित से कहा, सर, जो गिफ्ट कुरियर से आई है उन्हें मैंने ऊपर के कमरे में रखवा दिया है। कई सारे बिजनेसमैन और बिजनेस एसोसिएट ने आपको विश करते हुए फूलों का गुलदस्ता भी भेजा है और मिस्टर सनी ने खास कहा है कि यह घड़ी जो उन्होंने आपके लिए गिफ्ट दी थी यह याद से आपके सामने रख दूं। और सर, यह स्कार्फ यह डॉक्टर शालिनी ने दिया है। स्कार्फ को देखते ही रोहित ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए नौकर से कहा, बाकी सारी चीजें तुम स्टोरेज रूम में रखवा दो। वह सनी की घड़ी मेरे बेडरूम के ड्रावर में रख दो और उस स्कार्फ का एक काम करो, अभी सर्दी आने वाली है, वह स्कार्फ तुम्हें ठंडी और हवा से सुरक्षित रखेगा। नौकर स्कार्फ को देखते हुए खुश हो गया और वहां से चला गया। आसपास पड़ी गिफ्ट के बॉक्स को देखते हुए रोहित के मन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि आखिर अनिका ने रोहित के लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाई थी। क्या वह भूल गई थी या फिर शायद अनिका रोहित को कोई गिफ्ट देना ही नहीं चाहती थी। रोहित निराश होकर स्टडी रूम में चला गया। आर्यन के बेडरूम में जाकर रोहित ने दवाई की शीशी आर्यन के स्टडी टेबल पर रखकर कहा, यह कुछ विटामिन की गोलियां हैं, इन्हें रोज लेना, कभी भूलना मत, नेवर स्किप। रात का वक्त था। आर्यन अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर अपनी साइंस की किताब पढ़ रहा था। राइटिंग लैंप की रोशनी में दवाई की बोतल को अपनी ओर घुमाकर आर्यन ने उन दोनों दवाई की शीशियों को गौर से देखा। फिर एक शीशी को अपने हाथ में पकड़कर आर्यन ने रोहित से कहा, यह दवाइयां मैं नहीं खाऊंगा। यह कहते हुए आर्यन ने फिर से दवाई रोहित की तरफ टेबल पर रख दी। रोहित ने बिल्कुल धीमी आवाज में आर्यन से कहा, यह मल्टीविटामिन टेबलेट है, इन्हें लेने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यह तुम्हारे लिए अच्छा है। जो न्यूट्रिशन तुम्हें खाने से पूरा नहीं मिलेगा वह इस दवाई से पूरा हो जाएगा। आर्यन रोहित की यह बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अपनी किताब बंद करके रोहित की ओर देखकर आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या यह दिमाग की शक्ति बढ़ा सकती है? यह सवाल पूछकर आर्यन ने रोहित को चौंका दिया था, मगर रोहित ने बात बनाते हुए आर्यन से कहा, विटामिन का तो काम ही है कि वह शरीर के हर अंग की ताकत बढ़ाए और दिमाग काम करता है शरीर को मिले न्यूट्रिएंट्स के आधार पर। इसका मतलब साफ है कि यह टेबलेट दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाएगा। आर्यन ने दोनों बोतल को रोहित की ओर हल्के से धकेलते हुए रोहित से कहा, फिर तो इन टेबलेट की जरूरत आपको ज्यादा है। अपने 6 साल के बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अचानक ही रोहित मारवा का डैडी ईगो हर्ट हो गया था और लगभग आर्यन पर चिल्लाते हुए रोहित ने कहा, मुझे क्यों इसकी जरूरत होगी? तुम जानते हो मेरा IQ लेवल कितना हाई है? ह्यूमन ब्रेन का हाईएस्ट IQ 301 है और मेरा IQ लेवल 219 के पार है। हालांकि यह बात बिल्कुल सच थी कि रोहित इंटेलिजेंस में अपनी उम्र के पुरुषों से काफी ज्यादा आगे था, मगर इस बात का एहसास होने के बावजूद रोहित ने कभी भी
यह बात किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की थी, मगर आज उसके बेटे ने उसके IQ लेवल को ललकारा था, इसलिए रोहित का डैडी ईगो हर्ट हो गया था। आर्यन ने रोहित के सामने अपनी बगावत को पूरी करते हुए कहा, हो सकता है कि आपका IQ लेवल दुनिया में सबसे शानदार हो, मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका IQ लेवल दुनिया में सबसे पुअर है, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज भी आपने मम्मा को हर्ट किया क्योंकि आपके अंदर इमोशंस की कमी है। IQ आपका भले ही चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मगर आपका IQ बहुत पुअर है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन दवाइयों को आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जब से रिया ने आर्यन से कहा था कि आज मम्मा डैड को सब कुछ बता देने वाली है, आर्यन ने अपने रियूनाइटेड फैमिली के सपने देखना शुरू कर दिया था। मगर जब अपना सपना अचानक ही आर्यन को टूटते हुए नजर आया, तो आर्यन ने मन में एक बात तय कर ली थी कि जरूर डैड ने ही मॉम को फिर से हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से मॉम ने अपना इरादा बदल दिया था। नन्हे से आर्यन ने दवाई की शीशी टेबल पर पटक कर रोहित से कहा, यह दवाइयाँ बिना भूले रोज ले लीजिएगा, इससे आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, आपका IQ लेवल भी पहले से अच्छा होगा, मगर शायद इससे आपके IQ में कुछ सुधार आ जाए। यह कहते हुए आर्यन अपने बेडरूम की बालकनी में चला गया और बेडरूम की बालकनी को अलग करता हुआ कांच की स्लाइडिंग विंडो को बंद कर दी। रोहित थोड़ी देर तक बस बालकनी में नाराज खड़े आर्यन को यूं ही देखता रहा, और फिर एक हारे हुए बाप की तरह आर्यन के कमरे से निकल गया। जो रोहित पूरी दुनिया को जीत सकता था, आज वह रोहित अपने बेटे के सामने बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा था। कभी कभी आर्यन के ऐसे बर्ताव से रोहित के सीने में हल्का सा दर्द भी महसूस होने लगता था। आज रोहित चाहे तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चुटकियों में पहुंच सकता था, मगर उसके बेटे के दिल तक पहुंचने का रास्ता न जाने क्यों रोहित को बहुत लंबा नजर आ रहा था। अपने बेडरूम की ओर चल रहे रोहित को अचानक ही अनिका की बेटी की याद आने लगी। आज तक हमेशा रोहित यह सोचता रहा था कि वह पागल भोंदू आदमी के साथ अनिका ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, हो सकता था कि वह बच्चा अपने बाप पर गया हो, और इसी वजह से हमेशा रोहित को लगता था कि अनिका की बेटी में शायद अपने बाप की क्वालिटी चाहिए होगी। रोहित ने कई बार यह भी सोचा था कि अनिका के साथ शादी करने के बाद क्या वह उस बच्ची को एक्सेप्ट कर पाएगा, जो बच्ची अनिका को उसके उस लवर से मिली थी, जो शायद अनिका की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मगर आज रिया को मिलने के बाद रोहित के मन में चल रही ऐसी सारी बातें अचानक ही बंद हो गई थी। रिया की आंखों में देखकर रोहित को बिल्कुल वही मासूमियत नजर आई जो हमेशा से उसे उस वक्त नजर आती थी जब आर्यन अचानक ही लड़कियों जैसा बर्ताव करने लगता था। कहीं न कहीं अनिका की बेटी की आवाज भी रोहित को सुनी सुनी लग रही थी, बिल्कुल उस वक्त की आर्यन की आवाज जब वह लड़कियों जैसा बर्ताव करने लगता था। मगर अनिका की बेटी रिया को देखकर न जाने क्यों रोहित को आज गुस्से की जगह उस पर बहुत प्यार आने लगा था। रोहित को आज हुई रिया के साथ हर बात याद आने लगी। रिया का बर्थडे प्रेजेंट जो उसने रोहित के लिए स्पेशली बनाया था, जिसमें रिया ने रोहित की भर भर के झूठी तारीफ की थी। यह सब कुछ याद करके रोहित के चेहरे पर अचानक ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आज आर्यन के इस बिहेवियर से कहीं न कहीं रोहित को ऐसा लग रहा था कि काश उसकी जिंदगी में बिल्कुल रिया जैसी एक बेटी होती। जैसे ही यह ख्याल रोहित के मन में आया, रोहित अपने आप पर हैरान हो गया था। जो ख्याल कभी जिंदगी में उसे नहीं आया था, वह सिर्फ एक बार उस छोटी सी बच्ची के मिलने के बाद उसके मन में कैसे आ सकता था। अचानक ही रोहित का ध्यान उसके हाथ में पकड़ी हुई दवाई की शीशी पर गया। बिना सोचे समझे रोहित ने शीशी में से एक टेबलेट निकालकर निगल ली। दवाई की वजह से रोहित को थोड़ी सी नींद आने लगी थी। कहीं न कहीं अनिका की बेटी का चेहरा और उसकी बातें रोहित के दिमाग से निकल नहीं रही थी। तभी उसे लिटिल एंजल की याद आई। रोहित को याद आया कि लिटिल एंजल को उसे फॉलो करना था और उसकी गेम को सपोर्ट करना था। मगर जब उसने अकाउंट ओपन करके देखा तो यह जानकर रोहित निराश हो गया था कि आज लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम उसने मिस कर दी थी। रोहित बार बार स्क्रीन पर लिटिल एंजल का नाम पढ़े जा रहा था। तभी अचानक रोहित को एक बात स्ट्राइक हुई। आज अनिका की बेटी रिया बार बार अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी टांगों को जरा से नीचे करके सिर झुकाकर रोहित से कहती थी, जस्ट आई एम लाइक एन एंजल, आई एम जस्ट लाइक एन एंजल। कहीं न कहीं लिटिल एंजल का नाम पढ़कर फिर से रोहित को रिया की याद आने लगी थी। रोहित इस बात से परेशान था कि आखिर क्यों रोहित के मन में उस बच्ची के लिए प्यार उठ रहा था, जो बच्ची अनिका के उस संबंध का हिस्सा थी, जिसे न सिर्फ अनिका बल्कि रोहित खुद हमेशा के लिए भुला देना चाहता था। दवाई की वजह से रोहित को नींद जरूर आ रही थी, मगर रिया की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। रोहित की हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई इंसान नशे में हो। दवाई के हल्के हल्के नशे से रोहित बार बार
अपने फोन को टैप किया जा रहा था। टैप करते हुए अचानक ही रोहित के फोन में उसका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो गया, जिस पर सनी ने रोहित को एक मैसेज भेजा था, डिड यू लाइक माई गिफ्ट। अब फिर से जब रोहित को गिफ्ट की याद आई तो बार बार रोहित के दिमाग में बस एक ही सवाल रिपीट होने लगा, आखिर अनिका उसके लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाई थी। रोहित का यह ख्याल उसे इरिटेट करने लगा था। इरिटेट होकर रोहित अपने बेड से खड़ा हो गया और तेजी से स्टोर रूम में चला गया। फिर अपना मोबाइल फोन निकालकर स्टोर रूम में रखे गिफ्ट की तस्वीर खींची और फिर उन पिक्चर्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए नीचे कैप्शन में लिखा, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव, ब्लेसिंग एंड वंडरफुल गिफ्ट्स। मगर बड़ी चालाकी से रोहित ने इस पोस्ट की सेटिंग बदलते हुए उसे इस तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था कि सिर्फ अनिका ही रोहित के इस पोस्ट को पढ़ सके। रोहित फिर से अपने बेडरूम में जाकर अनिका के रिप्लाई या उसके किसी कमेंट का इंतजार करने लगा, मगर रोहित के लिए यह वेट बहुत इरिटेटिंग हो गई थी। रोहित को नींद जरूर आ रही थी, मगर अनिका के कमेंट की वेट उसे सोने नहीं दे रही थी। अचानक ही रोहित ने बेड पर लेटे हुए अपना मोबाइल फोन साइड में फेंक दिया और कुछ देर बाद आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। मगर जब बार बार रोहित की नजर उसके मोबाइल स्क्रीन पर जाने लगी, तब रोहित को यह एहसास हुआ कि जब तक वह अनिका का जवाब नहीं देख लेता तब तक आज उसे नींद नहीं आने वाली थी। रोहित ने आज के दिन डिसाइड किया था कि वह ऑफिस का कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज वह कुछ वक्त अपने बेटे के साथ और कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजारना चाहता था। बेटे के साथ वक्त गुजारने की कोशिश में आज रोहित बुरी तरह से फेल हो चुका था और अपने आप के साथ जब रोहित ने वक्त गुजारने की कोशिश की तो अनिका और रिया की याद उसे बार बार सताने लगी थी। रोहित ने अपने ऑफिस का लैपटॉप खोलकर कोई पेंडिंग काम पूरा करने की कोशिश की, मगर बार बार वह अपने फोन पर टैप करके यह जरूर चेक करता कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट में कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं। रोहित को पता था कि सोशल मीडिया अकाउंट पर इतना क्विक रिस्पांस तो मिलना बहुत मुश्किल था। न जाने कब अनिका को इस बात का टाइम मिले कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती, कब उसकी नजर रोहित की पोस्ट पर पड़ती और कब वह कमेंट लिखकर रोहित की इस बात का कोई जवाब देती। कई लोग 3-4 दिनों तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन नहीं करते थे, कहीं अनिका भी उनमें से एक तो नहीं थी। रोहित का इंतजार बहुत लंबा होने वाला था, मगर फिलहाल रोहित की हालत यह थी कि उससे अब 1 मिनट का भी इंतजार बर्दाश्त नहीं होने वाला था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही थी, और अगर मिस अनिका ने रोहित को गिफ्ट नहीं दी है या वह भूल गई है तो आखिर रोहित उस बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो गया था। कहीं न कहीं रोहित के पास भी इस बात का जवाब नहीं था। रोहित को यकीन था कि अनिका जब भी यह पोस्ट देखेगी वो रोहित को रिप्लाई करते हुए कहेगी, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाना भूल गई। इस बात का क्या जवाब देना है यह भी रोहित ने सोच रखा था। कोई बात नहीं, मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, तुम कभी भी मुझे मिलकर मेरे गिफ्ट दे सकती हो। यह जवाब जब रोहित के मन में आया तब रोहित ने खुद ही सोच लिया कि यह जवाब तो सही नहीं होगा। किसी लड़की को सामने से कहना कि जाकर गिफ्ट लेकर आओ मेरे लिए, यह बहुत ही रूड लग रहा था। और शायद अनिका यह भी सोचेगी कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून फ्री गिफ्ट के लिए लालची था। फिर रोहित ने सोचा कि वह सिर्फ अनिका की ऐसी कमेंट पर इतना ही करेगा कि कोई बात नहीं, मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही हूँ। अपने मन में यह सारी कॉम्बिनेशन सोचते हुए 5 मिनट निकल गए। रोहित ने फिर से अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक की। जब उसने देखा कि अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, रोहित फिर से निराश हो गया। फोन को इसी तरह देखते देखते आधा घंटा बीत गया, तभी सोशल मीडिया अकाउंट का नोटिफिकेशन अलर्ट आया। रोहित को इतनी नर्वसनेस अपने कॉलेज की फाइनल ईयर के रिजल्ट की वक्त भी नहीं हुई थी जितनी नर्वसनेस आज इस नोटिफिकेशन पर टैप करते हुए रोहित को हो रही थी। नोटिफिकेशन पढ़कर रोहित हैरान रह गया। नोटिफिकेशन में लिखा था, अनिका गुलेरिया लाइक्स योर पोस्ट। अनिका ने रोहित की इस पोस्ट पर एक थम्स अप का साइन भेजते हुए रोहित की इस पोस्ट को लाइक किया था। रोहित बार बार अपने मैसेज इनबॉक्स में जाकर देखने लगा कि कहीं अनिका ने कोई मैसेज तो नहीं भेजा। थोड़ी देर के बाद अनिका की इस लाइक को देखने के बाद रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि अब इसके आगे अनिका रोहित को कोई मैसेज नहीं भेजने वाली थी। निराश, हताश और इरिटेट होकर रोहित ने अपना फोन जोर से जमीन पर पटक दिया। रोहित के बेडरूम में बिछी कश्मीरी कालीन की वजह से फोन को कोई नुकसान नहीं हुआ था।
मगर रोहित जिस तरह से फोन की ओर देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो रोहित के गुस्से की वजह से फोन जमीन पर पड़ा पड़ा पिघल जाएगा। उधर गेमिंग प्लेटफॉर्म का सुपरवाइजर अभी अभी अपने घर पहुंचा था, तभी अचानक उस इंचार्ज का फोन आया। रात के लगभग 11 बज गए थे। नॉर्मली ऐसे टाइम पर इंचार्ज कभी अपने सुपरवाइजर को कॉल नहीं करता था। जैसे ही सुपरवाइजर ने फोन उठाया, टेंशन भरी आवाज में इंचार्ज ने उससे कहा, सर जल्दी से सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए। सुपरवाइजर इंचार्ज की आवाज से इतना जान गया था कि जरूर कोई गड़बड़ हुई थी, तभी इतनी रात गए इंचार्ज ने उसे इस तरह फोन किया था। सुपरवाइजर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर देखा। अकाउंट चेक करते ही वो चौंक गया। एक नया हैशटैग सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेंड होने लगा था। लिटिल एंजल इज फेक, फैंटास्टिक प्रिंसेस इज रियल। फैंटास्टिक प्रिंसेस एक लाइव स्ट्रीमर थी जो इस साल गेमिंग ऐप के साथ रजिस्टर हुई थी, मगर यह फैंटास्टिक प्रिंसेस नाम की मेंबर उसकी गेमिंग सेक्शन में एक्टिव नहीं थी, बल्कि एंटरटेनमेंट चैनल में काफी एक्टिव थी। सुपरवाइजर को पता था कि यह फैंटास्टिक एक कॉलेज गोइंग लड़की थी जो काफी पैसे वाली फैमिली को बिलोंग करती थी। आज उसकी लाइव स्ट्रीम में किसी ने जब उसे लिटिल एंजल पर अपनी कमेंट देने को कहा था, तब फैंटास्टिक प्रिंसेस ने उनका जवाब देते हुए कहा, लिटिल एंजल जो कर रही है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर वह सचमुच इतनी पावरफुल खानदान की होती तो अपना चेहरा इस तरह सोशल मीडिया पर कभी नहीं दिखाती, क्योंकि अमीर खानदान और ऊंचे खानदान के माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर अपना चेहरा दिखाना अलाउ नहीं करते। और यह तो सिर्फ 6 साल की बच्ची है। मैं खुद जबकि इतनी बड़ी हो गई हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मुझे अपनी फैमिली से कितनी फाइट करनी पड़ती है वह मैं ही जानती हूँ। ऐसा कहकर फैंटास्टिक प्रिंसेस लोगों से यह कहना चाहती थी कि लिटिल एंजल अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो सारे क्लेम कर रही है वह सब झूठ है और वह लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। वह पब्लिक में अपनी एक रिच इमेज तैयार करना चाहती थी ताकि बाद में उसकी इस इमेज का फायदा उठाकर लिटिल एंजल के पीछे यह सारी प्लानिंग करने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए चिट कर सके। क्योंकि फैंटास्टिक प्रिंसेस ने लिटिल एंजल के बारे में यह सब कुछ कहा था, फैंटास्टिक प्रिंसेस टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में पहुंच गई थी। इंचार्ज ने दबी हुई आवाज में अपने सुपरवाइजर से पूछा, अब हम क्या करेंगे फैंटास्टिक प्रिंसेस के एलिगेशंस के बारे में। सुपरवाइजर ने कुछ देर सोचने के बाद फोन पर इंचार्ज से कहा, मुझे लगता है यह जो प्रिंसेस लड़की उस छोटी सी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है वह खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहती है। यह फैंटास्टिक प्रिंसेस ने रिसर्च की होगी इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है। जब उसकी नजर लिटिल एंजल पर पड़ी होगी तो उसने सोचा होगा कि यह तो काफी आसान शिकार है, क्यों न इस पर थोड़ा सा कीचड़ उछाल कर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा लिया जाए। एक काम करो, तुम मिस फैंटास्टिक को एक वार्निंग इशू कर दो। इंचार्ज ने सुपरवाइजर से कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया। मुझे पता है कि लिटिल एंजल इस साल की हमारी सबसे प्रॉमिसिंग लाइव स्ट्रीमर है और इतना ही नहीं, वह सिर्फ एक 6 साल की बच्ची है। एक 6 साल की बच्ची झूठ कैसे बोल सकती है? सर, हमें ध्यान रखना होगा कि यह फैंटास्टिक जैसे लोग इन नन्ही बच्ची को पॉपुलैरिटी को मिट्टी में न मिला दें। मल्होत्रा हाउस। रिया अपनी मम्मी के बगल में इन सब बातों से अनजान लेटकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रही थी। रिया ने अपने फ्रेंड रानू को गुड नाइट कहकर उन्हें कुछ स्टिकर्स भेजे ताकि उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रिक बनी रहे। इसके बाद रिया ने अनिका के ऊपर अपना हाथ रखते हुए अनिका से कहा, मम्मा, आज मैंने डैडी को फेसबुक पर ऐड किया है, क्या कहूँ मैं उनसे? जब रिया ने देखा कि अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी, तब थोड़ी देर कुछ सोचकर खुद ही रिया ने रोहित मारवा को मैसेज भेजते हुए लिखा, डैडी आर यू अस्लीप? रोहित मारवा जो इस वक्त दवाई के नशे की हालत में अनिका पर चिढ़ा हुआ था, कहीं न कहीं अनिका के एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। बिजली की रफ्तार से रोहित ने अपना फोन हाथ में लिया और नोटिफिकेशन पर टैप करते हुए इनकमिंग मैसेज पढ़ा। रोहित यह देखकर चौंक गया था कि उस नन्ही सी बच्ची ने रोहित को मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा था, डैड आर यू अस्लीप? अचानक यह मैसेज पढ़कर रोहित के हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या पढ़ा था। अपना मोबाइल फिर से उठाकर अपना एक हाथ सर पर रखकर अपना सर धीरे से दबाते हुए रोहित ने इस बार बड़े ही आराम से रिया का इनकमिंग मैसेज पढ़ा। मगर इस बार जब उसने मैसेज पढ़ा तब वह श्योर था कि मैसेज में रिया ने लिखा था, डैड आर यू अस्लीप? रिया के इस मैसेज को देखकर अचानक ही रोहित को गुस्सा आ गया। दवाई का असर अब रोहित को ज्यादा लगने लगा था। रोहित का सर अचानक ही फटने लगा। अपना सर अपने एक हाथ से दबाते हुए रोहित सोचने लगा
कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब हो सकता था। उस बच्ची ने आखिर रोहित को अपना डैड क्यों बुलाया था। रोहित ने मन ही मन एक बात पक्की कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए रोहित अब रिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित रिया के बाप से नफरत करने लगा था। उस इंसान से रोहित को नफरत होने लगी थी जिसने बहला फुसलाकर अनिका के साथ संबंध बनाए और उसे वक्त से पहले प्रेग्नेंट कर दिया। और उसी आदमी के ऐसे बर्ताव का नतीजा यह नन्ही सी लड़की रिया थी। और आज रिया का यह मैसेज पढ़कर रोहित को कहीं न कहीं रिया के बाप की याद आने लगी, जिसके साथ वह अनिका को कभी नहीं देखना चाहता था। रोहित ने दवाई के नशे में मन ही मन यह तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रिया को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। रोहित चाहता था कि अनिका उसकी जिंदगी में आए, मगर अपनी बच्ची रिया के बिना। रोहित ने अपना फोन उठाकर रिया को रिप्लाई देना शुरू किया। डू नॉट कॉल मी योर फादर, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। रिया को यह मैसेज भेजते हुए रोहित ने रिया के अकाउंट को अपने अकाउंट पर मैसेज भेजने से ब्लॉक कर दिया। जब रिया ने रोहित का मैसेज पढ़ा तो रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंसने लगी, मगर उसे पता था कि उसकी हंसने की आवाज से साथ बगल में सो रही अनिका की नींद डिस्टर्ब हो सकती थी। इसलिए अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रिया ने अपने डैडी को मैसेज करते हुए लिखा, क्या आप मेरे डैडी नहीं बनना चाहते। जैसे ही रिया ने यह मैसेज रोहित को भेजा, रिया की स्क्रीन पर एक पॉप अप फ्लैश होने लगा। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इज नॉट अवेलेबल। रिया यह मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। वैसे तो रिया छोटी सी उम्र में इंटरनेट की काफी बातें जानती थी, मगर अभी भी कुछ बातें रिया की समझ के बाहर थी। कंफ्यूज होकर फिर से रोहित को मैसेज भेजने लगी, लेकिन जब फिर से एक बार वही मैसेज रिया के स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, तब रिया को लगा कि जरूर फोन की कोई सेटिंग में कोई गड़बड़ हुई है। रिया की हंसी की आवाज सुनकर जागी हुई अनिका ने रिया से पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो, अब सोने भी दो मम्मा को। रिया ने एक पांव अनिका के ऊपर रखकर अपना फोन अनिका को दिखाते हुए कहा, देखो ना, मैं डैडी को मैसेज भेजने की कोशिश कर रही हूँ, मगर यह मैसेज जा ही नहीं रहा। जब अनिका ने रिया का फोन लेकर रोहित और रिया की कन्वर्सेशन चेक किया तो वह सारा मामला समझ गई। अनिका ने फोन रिया को देते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, अब तुम उन्हें मैसेज नहीं भेज पाओगी। अपनी मम्मा के मुंह से यह बात सुनकर रिया हैरान हो गई। अपने आईब्रो को ऊपर करके रिया ने अनिका को एक शार्प लुक देते हुए पूछा, क्या मतलब ब्लॉक कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अनिका ने अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए रिया की बातों का जवाब दी, क्योंकि तुमने उन्हें डैडी कहा और उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। यह बात सुनते ही रिया ने जोर से अपना फोन बिस्तर पर पटक दी और अपना मुंह तकिए के अंदर डालकर बोलने लगी, अगर आप मुझे हेट करते हैं तो मैं आपको आज से डबल हेट करूंगी, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूंगी। गुस्से से तिलमिलाई नन्ही रिया को बिस्तर पर सोने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। वहाँ रोहित इस बात से अनजान था कि अभी अभी उसने जिस बच्ची को ब्लॉक करके उसका दिल तोड़ा था, दरअसल वही बच्ची उसकी बेटी थी। आज की बातों को लेकर इरिटेट रोहित अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ नींद का इंतजार तो जरूर कर रहा था, मगर रिया और अनिका के ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। नन्ही रिया तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए अपने डैडी को कोसने लगी थी। वो रोते हुए कह रही थी, मैं आपको फिर कभी प्यार नहीं करूंगी, आपने मुझे अपने अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, आई एम डीप हर्ट डैड। उस रात रोहित और रिया के अलावा भी कोई अपने बिस्तर पर लेटा हुआ नींद का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर शालिनी अपने बिस्तर पर करवटें बदलकर आज रोहित के घर सबके सामने हुई अपनी इंसल्ट को बार बार याद कर रही थी। शालिनी को बार बार वह बात याद आ रही थी जिस वक्त शालिनी ने रोहित की आंखों में चमक महसूस की थी। जैसे ही रोहित ने अनिका को दरवाजे पे खड़े हुए देखा, रोहित के फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। आमतौर पर जब भी हॉस्पिटल में रोहित शालिनी से मिलता था तब बड़े ही फॉर्मली शालिनी के साथ हाय हेलो करता था। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती थी और बड़े ही रेस्पेक्टफुली तरीके से वह शालिनी के साथ बातें किया करता था। आज भी जब शालिनी रोहित को विश करने उसके घर गई थी तब रोहित ने बिल्कुल पहले की तरह ही शालिनी से बातें की थी, मगर अनिका के आते ही एकाएक रोहित का स्वभाव बदल गया था। और फिर जैसे ही रोहित ने उस नन्ही सी बच्ची को अनिका के बगल में खड़े देखा, उन तीनों इस तरह से बातें करने लगे थे जैसे वह कोई बिछड़ी हुई फैमिली थी जो आज रीयूनाइट हो गई थी। रोहित, अनिका, रिया और आर्यन की तस्वीर जब भी शालिनी की आंखों के सामने आती थी, शालिनी को वह चारों एक कंप्लीट फैमिली के रूप में नजर आने लगे थे। इस बात से शालिनी की नींद उड़ गई थी। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर अपने दिमाग से इन बातों को निकालने की कोशिश कर रही थी।
फिर अचानक शालिनी के दिमाग में यह ख्याल भी आया कि अनिका एक बच्चे की माँ है जिसके बाप का कोई पता नहीं है। आखिर इस तरह की औरत रोहित मारवा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती थी? शालिनी जितना ज्यादा रोहित और अनिका के बारे में सोच रही थी, उसकी इरिटेशन और ज्यादा बढ़ने लगती थी। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शालिनी ने अपना मोबाइल फोन उठा लिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यूं ही स्क्रॉल करने लगी। तभी शालिनी की नजर अचानक ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पड़ी। जैसे ही शालिनी ने तीसरे रैंक के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर टैप किया, शालिनी के सामने लिटिल एंजल की पोस्ट खुल गई। डॉक्टर शालिनी ने देखा कि एक लाइव स्ट्रीमर की पोस्ट थी जो आज के दिन काफी ट्रेंड हो रही थी। एक दो बार उस पोस्ट में लिखी बातों को पढ़कर डॉक्टर शालिनी जैसे ही बैक बटन दबाने वाली थी, उसकी नजर उस ट्रेंडिंग टॉपिक की पोस्ट पर लगे फोटो पर पड़ी। फोटो को देखते ही शालिनी हैरान हो गई, क्योंकि इस वायरल पोस्ट में जिस बच्चे की फोटो लगी थी वह और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन की फोटो थी। शालिनी आज तक आर्यन के बारे में जितना जानती थी वह बस यह था कि आर्यन एक बेहद कम बोलने वाला और कम अकल का बच्चा था, और शायद बिन माँ का बच्चा होने की वजह से आर्यन का मेंटल ग्रोथ उतना नहीं हो पाया था जितना इस उम्र के बाकी बच्चों का हुआ करता था। डॉक्टर शालिनी ने हमेशा से सोचा था कि एक बार शालिनी और रोहित मारवा की शादी हो जाए तो वह किसी तरह आर्यन के साथ दोस्ती बढ़ाकर कुछ ही महीनों में आर्यन की बेहतर पढ़ाई के बहाने आर्यन को विदेश भेज देगी, और फिर बस यहाँ रह जाएंगे शालिनी और रोहित, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकेंगे। जब दोबारा शालिनी ने पोस्ट में लगी पिक्चर को ध्यान से देखा, डॉक्टर शालिनी को ऐसा लगा जैसे आर्यन ने अपने सर पर लड़कियों वाली बीग लगा रखी थी, जिसमें उसने 2 चोटियां भी बनाई थी। मगर नाक नक्शा आंखें देखकर डॉक्टर शालिनी यह यकीन के साथ कह सकती थी कि फोटो में जो बच्चा दिख रहा था वह और कोई नहीं बल्कि आर्यन मारवा ही था। शालिनी को लगा कि अभी अभी उसने आर्यन की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लाइफ पर से पर्दा हटा दिया था। जब शालिनी ने लिटिल एंजल की पोस्ट को और थोड़ा फॉलो किया तो कुछ ही देर में डॉक्टर शालिनी ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि दरअसल आर्यन सभी लोगों से एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा था, और वह एक लाइव गेमर था, और इसीलिए शायद स्कूल में उसके मार्क्स भी कम आते थे, और रोहित मारवा ने आर्यन को घर से ही पढ़ाने का डिसीजन लिया था। सारी बातों को कनेक्ट करते हुए डॉक्टर शालिनी के चेहरे पर अचानक ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। भोला भाला सा दिखने वाला आर्यन अंदर से ऐसी प्लानिंग और ऐसे काम कर सकता था, यह कभी उसने सोचा भी नहीं था। अब डॉक्टर शालिनी को इस बात का भी यकीन था कि आर्यन की इस सीक्रेट लाइफ से रोहित बिल्कुल अनजान होगा, क्योंकि अगर रोहित मारवा को इस बात का पता चलता कि उसका इकलौता बेटा आर्यन मारवा एक मोबाइल गेम एडिक्टेड लड़का है तो वह इस बात से बेहद नाराज हो जाता और आर्यन को किसी भी तरह इस गेमिंग की दुनिया से दूर कर देता। मोबाइल स्क्रीन पर लिटिल एंजल के नाम के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हुए शालिनी को और एक बात का अंदाजा हो गया था कि अपनी सीक्रेट लाइफ को सीक्रेट ही रखने के लिए आर्यन ने इस प्रोफाइल पर एक लड़की बनकर अपने आप को एक्टिव रखा था, जिससे उसके पकड़े जाने के चांसेस कम हो जाएं। आर्यन की सीक्रेट लाइफ पता चलते ही अचानक डॉक्टर शालिनी का डिप्रेशन मूड ठीक हो गया था और उसके चेहरे की मुस्कान और तेज होने लगी थी। आखिर डॉक्टर शालिनी को आर्यन से भी अपना बदला लेना था, क्योंकि आज डॉक्टर शालिनी ने बड़ी चालाकी से अनिका और उसके बच्चे को रोहित से दूर भेज दिया था। मगर इस आर्यन की वजह से ही रोहित को इस बात का पता चला था कि अनिका दरवाजे पे खड़ी थी। इतना ही नहीं बल्कि आर्यन ने अनिका को मॉम कहकर भी पुकारा था। कहीं न कहीं आज डॉक्टर शालिनी की जितनी भी बेइज्जती हुई थी उन सब की असली वजह आर्यन था। मुस्कुराती हुई शालिनी को अचानक ही जैसे अपनी जेब में एक जीवन दान मिल गया था। शालिनी ने अपना फोन साइड में रखकर जैसे ही अपनी आंखें बंद की, कुछ ही सेकंड में डॉक्टर शालिनी को चैन की नींद आ गई। अगले दिन संडे था। डॉक्टर शालिनी सुबह सुबह तैयार होकर रोहित मारवा के घर पहुंच गई। डॉक्टर शालिनी लाइफ केयर हॉस्पिटल की एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, इसलिए कई बार डॉक्टर शालिनी को काम के सिलसिले में रोहित से मिलने उसके घर भी जाना पड़ता था। इसलिए सिक्योरिटी वाले भी डॉक्टर शालिनी को रोहित के घर जाने से कभी नहीं रोकते थे। खासकर दादी माँ का इलाज करने के बाद डॉक्टर शालिनी का मारवा परिवार पर काफी ज्यादा होल्ड हो गया था। डॉक्टर शालिनी को बिना रोक टोक मारवा खानदान के किसी भी सदस्य को मिलने दिया जाता था, क्योंकि यह बात अब सब लोग जान चुके थे कि डॉक्टर शालिनी ने ही जब से दादी माँ की जान बचाई थी, डॉक्टर शालिनी मारवा खानदान के लिए काफी क्लोज हो चुकी थी।
इतना ही नहीं बल्कि अफवाहों की बाजार में डॉक्टर शालिनी और रोहित के रिलेशनशिप की बातें भी तेज होने लगी थी। डॉक्टर शालिनी जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर मारवा हाउस के एंट्रेंस पर पहुंची, डॉक्टर शालिनी को लगा कि रोज की तरह आज भी बिना किसी सवाल जवाब के गेट खुल जाएगा और शालिनी को अंदर जाने का सिग्नल मिल जाएगा। मगर शालिनी हैरान हो गई ये देखकर कि आज ऑटोमेटिकली गेट नहीं खुल रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड शालिनी की कार के पास आया और शालिनी से पूछने लगा, हेलो डॉक्टर शालिनी, गुड मॉर्निंग, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? हैरानी से उस सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, आज तक तो तुमने कभी मुझसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगी और ऐसा भी नहीं कि तुम यहाँ नए हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी कमर सीधी करते हुए शालिनी से कहा, देखिए मैडम, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर वो क्या है ना कि आज ही हमें मिस्टर मारवा के इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आपको बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने न दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से यह सुनते ही डॉक्टर शालिनी की नजरें झुक गई। शालिनी ने बड़े जोर से अपना स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से अपनी ऐसी इंसल्ट सुनकर शालिनी को यह नहीं पता चल रहा था कि वह किस तरह इस वक्त अपना मुंह छुपाए। अचानक ही अपने सन ग्लासेस चढ़ाते हुए डॉक्टर शालिनी हड़बड़ाती हुई आवाज में सिक्योरिटी गार्ड से कहा, देखिए, मुझे लगता है जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई डोंट थिंक मिस्टर रोहित ने ऐसा कुछ कहा होगा। अब सिक्योरिटी गार्ड खुद यह कहते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर किसी तरह उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी, इसलिए हिम्मत इकट्ठा करके उसने डॉक्टर शालिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मिस्टर, रोहित मारवा ने पर्सनली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डॉक्टर शालिनी को बिना अपॉइंटमेंट के अंदर न जाने दिया जाए। शालिनी ने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया और फोन पर एक नंबर मिलाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं इसी वक्त रोहित मारवा को फोन लगा कर रखती हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यह कहते हुए डॉक्टर शालिनी ने रोहित का प्राइवेट नंबर डायल कर दिया। रोहित के पास 2 मोबाइल नंबर थे, एक जिस पर हमेशा उसके कॉल आया करते थे और दूसरा उसका प्राइवेट नंबर जो ओनली फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए था। जब दादी माँ का हॉस्पिटल लाइफ केयर में एडमिट थी, उस वक्त किसी भी इमरजेंसी में अगर डॉक्टर शालिनी को रोहित से कांटेक्ट करना चाहे तो वह प्राइवेट नंबर का इस्तेमाल कर सकती थी और इसी वजह से रोहित ने उस वक्त डॉक्टर शालिनी को अपना प्राइवेट नंबर दे दिया था ताकि दादी माँ के इलाज में किसी भी तरह की रुकावट न आए और डॉक्टर शालिनी को भी किसी भी वक्त रोहित मारवा से कांटेक्ट करने में कोई परेशानी न हो। मगर जैसे ही आज इस शालिनी ने रोहित का दिया हुआ प्राइवेट नंबर डायल किया, उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई दिया, द नंबर डायल्ड इज नॉट इन सर्विस। यह मैसेज सुनकर डॉक्टर शालिनी हैरान होकर सोचने लगी, नॉट इन सर्विस, यह कैसे हो सकता है? रोहित मारवा कभी अपना प्राइवेट नंबर बदल ही नहीं सकता। यह बात डॉक्टर शालिनी अच्छी तरह से जानती थी। इसका मतलब साफ था कि रोहित मारवा ने डॉक्टर शालिनी का नंबर उस प्राइवेट नंबर की कांटेक्ट लिस्ट से हटा दिया था। जैसे ही डॉक्टर शालिनी को इस बात का एहसास हुआ, डॉक्टर शालिनी ने अपने फोन अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से दबाया कि उसके फोन का डिस्प्ले क्रैक हो गया। मन ही मन डॉक्टर शालिनी यह भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित मारवा शालिनी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता था। जरूर अनिका ने ही रोहित मारवा के कान भरे होंगे डॉक्टर शालिनी के खिलाफ। फिर अचानक शालिनी को कुछ याद आया और अपने फोन के टूटे हुए डिस्प्ले से शालिनी ने आर्यन को फोन लगाया। डिस्प्ले से गिरते हुए टूटे हुए कांच के टुकड़े शालिनी की कार में गिर रहे थे, मगर इस वक्त शालिनी को सिर्फ आर्यन के फोन उठाने का इंतजार था। कुछ रिंग बजने के बाद आर्यन ने फोन उठाकर अपनी धीमी आवाज में कहा, हेलो, हु इज दिस? आर्यन की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर शालिनी ने आर्यन से कहा, हेलो आर्यन बेटा, मैं डॉक्टर शालिनी आंटी बोल रही हूँ। शालिनी के मुंह से यह बात सुनते ही आर्यन ने बिना वक्त लगाए फोन पर कहा, हाँ बोलिए, मैं किसी डॉक्टर शालिनी आंटी को नहीं जानता। मुझे लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। यह कहते हुए आर्यन ने फोन कट कर दिया। शालिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसके साथ आखिर यह क्या हो रहा था। अपनी इतनी बेइज्जती शालिनी की आज तक कभी नहीं हुई थी। विंडो के पास खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड शालिनी के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। आंखों ही आंखों में सिक्योरिटी गार्ड शालिनी को अपनी गाड़ी गेट से बाहर हटाने के लिए कह रहा था। आर्यन की बातों से एक बात साफ हो गई थी कि आर्यन को शालिनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज तक शालिनी ने आर्यन के साथ ऐसा क्या बुरा बर्ताव किया था कि आर्यन के मन में शालिनी के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी। एक बार के लिए शालिनी को यह ख्याल भी आया कि क्या शालिनी के मन में चल रहे प्लानिंग के बारे में कहीं आर्यन को पता तो नहीं चल गया था, जिस वजह से आर्यन को शालिनी से नफरत हो गई थी।
आर्यन के लिए शालिनी के मन में नफरत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड बिना हिले शालिनी की ओर उसके अगले कदम का इंतजार करते हुए देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को इस तरह घूरते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी भी अब काफी अनकंफर्टेबल महसूस होने लगी थी। ना तो वह गेट के अंदर जा सकती थी और न ही रोहित से बात करने का उसे कोई जरिया नजर आ रहा था। यहाँ तक कि आर्यन ने भी शालिनी को पहचानने से इनकार कर दिया था। ऐसे सिचुएशन में शालिनी के पास अपनी गाड़ी मारवा हाउस के गेट से बाहर हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर शालिनी को पता था कि आज संडे होने की वजह से शायद रोहित पूरा दिन अपने घर से बाहर ही न निकले, इसलिए रोहित से मिलने की यह पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती थी। शालिनी गेट पर सारा दिन उसका इंतजार करती और जैसे ही रोहित बाहर निकलता शालिनी रोहित से बात कर पाती, मगर ऐसा करना शालिनी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। अभी शालिनी सब कुछ सोच ही रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने अपने डंडे से कार की विंडो पर नॉक करते हुए कहा, मैडम प्लीज, क्या आप अपनी गाड़ी गेट के सामने से हटा सकती हैं? आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड की यह बात शालिनी के कानों पे पड़ते ही शालिनी ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी बहुत तेजी से पीछे गई और फिर अचानक ही जब शालिनी ने गाड़ी को घुमाया तो रास्ते पर टायर के गहरे काले निशान बन गए। शालिनी ने गाड़ी को तेजी से गेट के सामने से निकाल लिया। स्पीड में गाड़ी चलाती हुई शालिनी की आंखों में बदले की भावना साफ नजर आने लगी थी। बार बार हो रही शालिनी की इंसल्ट शालिनी के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और इन सबके पीछे सिर्फ एक नाम था, अनिका। न जाने उसने रोहित और आर्यन पर क्या जादू कर दिया था कि आज न तो रोहित और न ही आर्यन शालिनी का नाम सुनने तक को तैयार थे। आर्यन की कही बात बार बार शालिनी के कानों में गूंजने लगती थी, मैं किसी शालिनी आंटी को नहीं जानता। शालिनी के मन ही मन ठान लिया था कि वह आर्यन से अपनी हुई बेइज्जती का बदला जरूर लेगी और यह सही वक्त था कि वह आर्यन के सीक्रेट लाइफ के बारे में रोहित मारवा को खुलकर सब कुछ बता देगी। मल्होत्रा हाउस। जब तक अनिका की आंखें खुल ली तब तक 11 बज चुके थे। अनिका ने देखा कि बगल में रिया मौजूद नहीं थी। अनिका समझ गई थी कि रिया हर संडे सुबह की तरह अंजलि मामी के साथ गार्डन में खेल रही होगी। अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए अपने आप को आईने में देखा और मुंह धोकर वह बेडरूम से निकली। अनिका धीरे से सीढ़ियां उतरते हुए हॉल की तरफ जाने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका ने जब तक अपना नाश्ता पूरा किया, अंजलि मामी और रिया मेन डोर से अंदर आए। मगर अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि रिया और अंजलि मामी के पीछे पीछे शीला मासी भी आ रही थी। काफी दिनों से अनिका शीला मासी से नहीं मिली थी, मगर शीला मासी को देखकर अनिका को इस बात का अंदाजा आ गया था कि शीला मासी हमेशा की तरह बहुत एग्रेसिव मूड में थी। जैसे ही रिया अनिका के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, शीला मासी ने अंजलि मामी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में अंजलि मामी से पूछा, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने मेहरा के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका अपने हाथों से गवा दिया। जैसे ही शीला मासी ने यह बात अंजलि मामी से कही, किशन मामा जो अभी अभी अपनी वाक पूरी करके घर में लौटे थे, उन्होंने शीला मासी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हो? शीला मासी ने अपने होठों को दबाते हुए अंजलि मामी की ओर देखा। आंखों ही आंखों में शीला मासी ने अंजलि मामी से यह कहा था कि अब तुम इतनी इम्पोर्टेंट बातें अपने पति से भी छुपाने लगी हो। शीला मासी ने फिर किशन मामा की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है यह बात तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें बताए तो बेहतर होगा। अनिका ने रिया को अपने हाथ में उठा लिया और अंजलि मामी की ओर चलने लगी। अंजलि मामी के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि इस वक्त अंजलि मामी काफी कंफ्यूजन में थी। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वह किशन मामा को इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन देगी। अंजलि मामी की ऐसी हालत देखकर किशन मामा को इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन देगी। अंजलि मामी की ऐसी हालत देखकर अनिका को अंजलि मामी पर बहुत तरस आने लगा था। शीला मासी जैसी ननद और मीनाक्षी जैसी भाभी अपनी लाइफ में होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह से अंजलि मामी ने कैसे घर और परिवार दोनों को संभाल कर रखा था, यह बात अनिका के लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। शायद अंजलि मामी की जगह और कोई औरत होती तो या तो अपने पति को लेकर परिवार से अलग हो जाती और या तो खुद ही घर छोड़कर चली जाती। मगर जिस तरह से अंजलि मामी ने मल्होत्रा परिवार को बांध कर रखा था वह वाकई काबिले तारीफ था। अंजलि मामी ने किशन मामा को पूरी बात समझाई। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद शीला मासी ने तुरंत ही किशन मामा से कहा, यह क्या पागलपन है? क्या तुम्हें लगता है कि मेहरा परिवार को पैसों की या इन्वेस्टर्स की कमी है?
मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर उनके पीछे पड़े थे, हाथ में पैसे लिए, मगर मेहरा परिवार ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। वो किसी भी ऐरे गहरे के साथ काम करना नहीं चाहते थे। मेहरा खानदान ने यह मौका राजचंद्र परिवार को दिया था, और ऐसा मौका अपने हाथ से जाने देने का क्या मतलब था? अगर तुम्हारी भाभी इतने बड़े मौके के बदले में तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ सुना देती है, तो क्या तुम इतने बड़े प्रॉफिट के बदले में थोड़ी सी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती थी? अपनी भाभी के थोड़े से ताने सुनकर इतना बड़ा प्रॉफिट खड़ा कर सकती थी, मगर नहीं। तुम्हें प्रॉफिट और बिजनेस से ज्यादा अपना प्यारा ईगो है। देखो किशन, इतना बड़ा प्रॉफिट करने का मौका किस तरह तुम्हारी बीबी ने अपने हाथ से जाने दिया? क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहोगे अपनी बीबी को? किशन मामा ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और बड़े ही हताश चेहरे से वह जमीन की ओर देखने लगे। फिर कुछ सोचने के बाद किशन मामा ने अंजलि मामी की ओर देखकर कहा, तुम्हारी भाभी मीनाक्षी ने तुम्हें इसी घर में थप्पड़ मारा था ना? बहुत दर्द हुआ होगा तुम्हें। क्या अब तुम ठीक हो या अभी दर्द महसूस हो रहा है? किशन मामा का यह जवाब सुनते ही अंजलि मामी समझ गई थी कि किशन मामा शीला मासी तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे। इसलिए मुस्कुराती हुई अंजलि मामी ने किशन मामा से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस बात को 2 दिन हो गए हैं। अंजलि मामी के मुंह से यह सुनने के बावजूद किशन मामा अंजलि मामी के लिए बहुत परेशान थे। किशन मामा शादी के इतने साल बाद भी अंजलि मामी से उतना ही प्यार करते थे जितना कि शादी के पहले दिन करते थे। किशन मामा की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर अंजलि मामी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। दोनों ही लगभग 50 साल की पार हो गई थी, मगर दोनों के बीच का प्यार आज भी उतना ही गहरा था जितना 25 साल पहले। यह देखते हुए अनिका को एक प्लीजेंट सरप्राइज मिला था। मामा और मामी का इस तरह का प्यार देखकर अनिका मन ही मन यह प्रार्थना करने लगी थी कि उसके मामा मामी के प्यार को किसी की नजर न लगे। अनिका जो अभी अभी कुछ देर पहले यह सोच रही थी कि किस तरह आखिर अंजलि मामी ने ऐसे माहौल में रहकर भी अपना घर संसार इतनी अच्छी तरह से निभाया था, उस अनिका को अपने सारे सवालों का जवाब किशन मामा की प्यार से मिल गया था। अनिका यह बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जिन संबंधों में प्यार मजबूत होता है, वह संबंध हर उस परेशानी में उतना ही मजबूत रहता है। अचानक ही इन ख्यालों के बीच अनिका को एक और ख्याल आया था। अनिका ने हमेशा से यह सोचा था कि रोहित मारवा की आइडेंटिटी उसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती थी, मगर अनिका ने यह कभी नहीं सोचा था कि रिया आखिर क्या चाहती थी। क्या रिया इस बात से खुश हो जाती कि अनिका आर्यन और रिया को लेकर कहीं दूर चली जाए और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाए, या फिर रिया इस बात से ज्यादा खुश होती कि उसका पूरा परिवार फिर से रियूनाइट हो जाए और रिया को माँ और भाई के साथ साथ बाप का भी प्यार नसीब हो। अनिका को कल रात की हुई बात भी याद आने लगी कि किस तरह रिया को रोहित के ब्लॉक करने पर गुस्सा आया था। इतना ही नहीं, जब से रोहित ने रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक किया था, तब से लेकर अब तक रिया काफी परेशान लग रही थी। जब अनिका के मन में ये सारे ख्याल चल रहे थे, तभी अचानक अनिका के कानों पर शीला मासी की आवाज पड़ी, अब बस भी करो, तुम दोनों प्यार दिखाने से पेट नहीं भरा जा सकता। किशन, तुम्हें अपनी पत्नी के इंसल्ट के लिए इतना बुरा लग रहा है, तो फिर कभी तुमने सोचा है कि मल्होत्रा फार्मेसी के लिए मैंने आज तक कितनी इंसल्ट और कितने ह्यूमिलिएशन का सामना किया है। यह कहते हुए शीला मासी ने अपना एक हाथ जोर से डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। टेबल पर पड़ी क्रॉकरी और चम्मच जोर से जमीन पर गिरे और अचानक ही पूरे बंगले में शांति फैल गई। कहीं न कहीं किशन मामा जानते थे कि शीला मासी ने मल्होत्रा फार्मेसी के लिए बहुत कुछ सहन किया था। मेडिकल काउंसलिंग के डिप्टी विशाल शर्मा ने सबके सामने जिस तरह से शीला मासी के साथ बर्ताव किया था, वह देखकर किशन मामा इतना जान चुके थे कि एक औरत होने के नाते शीला मासी किन किन तकलीफों से गुजरी होगी। अपनी आंखें नीचे झुकाकर किशन मामा ने शीला मासी से कहा, मुझे पता है शीला, तुम किन हालातों से गुजरी हो। किशन मामा के मुंह से अपने लिए सहानुभूति सुनकर शीला मासी ने अपने गुस्से पर काबू किया और कहा, मैं परिवार के लिए अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। किशन, तुम्हें याद है ना, एक जमाने में मल्होत्रा खानदान की क्या आन बान और शान हुआ करती थी। तब तुम बहुत छोटे थे। दिल्ली के मशहूर गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार भी बड़ी इज्जत से हमारा नाम लिया करते थे, मगर आज देखो हमारी हालत। एक लंबी सांस छोड़ते हुए शीला मासी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज तो हमें मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता है, मगर ऐसा क्यों? इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, आज हमारे पास वह पैसा और वह पावर नहीं रहा है जो हुआ करता था।
और ऐसे हालत में जब हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई थी पैसा कमाने की, तो हम उसे जाने कैसे दे सकते थे। शीला मासी अंजलि मामी को देखकर धीरे से उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। उनके बिल्कुल पास पहुंचकर शीला मासी ने अंजलि मामी से कहा, मैं जानती हूँ तुम एक बड़े खानदान से आई हो, और मैं ये भी जानती हूँ तुम इतने बड़े खानदान से आने के बावजूद तुमने सिर्फ इसलिए किशन से शादी की क्योंकि तुम किशन से सच्चा प्यार करती हो, वरना जिस हालात से हम उस वक्त गुजर रहे थे तुम्हारी जगह और कोई होता तो किशन का साथ छोड़कर चला गया होता। मगर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मीनाक्षी तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की पत्नी, अगर उसने तुम्हारी जरा से इंसल्ट भी कर दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम हाथ आया इतना मौका गवा दें। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो 100 थप्पड़ खा लेती, लेकिन प्रॉफिट करने का इतना बड़ा मौका अपने हाथों से नहीं गवाती। कैसे कर सकती हो तुम यह? अंजलि, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? एक छोटी सी बेइज्जती के बदले इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल डील को कैसे मिस कर सकती हो तुम? अंजलि मामी शीला मासी की इन बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करती थी। अपनी नजरें शीला मासी से दूर हटाते हुए अंजलि मामी ने कहा, देखो शीला, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान की जिंदगी में पैसों का मोल उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट से ज्यादा होता है। और रही बात कि पैसा कितना होना चाहिए हमारे पास, तो हम हमारी जरूरतों को पूरा करें उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, यह तो मैं भी मानती हूँ। मगर ज्यादा पैसों की लालच में हम अपने परिवार की इज्जत किसी के कदमों में रख दे, यह बात मुझे मंजूर नहीं। जिस परिवार की इज्जत नहीं रहती वो परिवार पैसा होते हुए भी लोगों की नजरों में 2 कौड़ी का नहीं होता है। अंजलि मामी के कंधे पर हाथ रखते हुए किशन मामा ने शीला मासी से कहा, शीला, अंजलि की इस बात को मैं भी मानता हूँ। किशन मामा और अंजलि मामी की यह बात सुनकर शीला मासी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। किशन मामा की ओर गुस्से से देखते हुए शीला मासी ने कहा, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने जिस डील को ठुकरा दिया है उस डील को आहूजा परिवार ने दोनों बाहें खुली करके गले लगा लिया है। क्या तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ेगा जब वह करोड़ों का प्रॉफिट कर लेंगे और इस शहर के सबसे बड़े और ऊंचे खानदान में उनका नाम लिया जाएगा? क्या उस वक्त तुम दोनों मियाँ बीवी के चेहरे पर इसी तरह से स्माइल होगी? अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए किशन मामा ने शीला मासी को जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल शीला, अगर कोई पैसा कमाकर प्रॉफिट करता है तो भला उसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है। शीला मासी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतनी बड़ी डील को किस तरह ठुकरा सकता था। तभी कुछ सोच रहे शीला मासी की नजर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका की ओर देखते हुए शीला मासी ने पूछा, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें भी परिवार की शानो शौकत से कोई लेना देना नहीं है? मेरे ख्याल से तुम्हारा जवाब इन दोनों के जवाब से कुछ अलग होगा। मैं जानती हूँ जो लड़की अपने मामी की उम्र की औरत पर हाथ उठा सकती है उसके तो विचार काफी अलग होंगे। जो लड़की प्रॉफिट और पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े दावे कर सकती है वह लड़की जरूर इन दोनों से कुछ अलग ही सोचती होगी। तुमने तो उस दिन मीनाक्षी को चैलेंज भी किया था, अंजलि को ज्यादा पैसे और ज्यादा प्रॉफिट कमा के दोगी। तुम्हें पता है आजकल काफी लोग मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम क्या करती हो, वगैरह वगैरह। जब से तुम उस डांस पार्टी में गई हो ऊंचे खानदान के काफी लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे हैं। मगर शायद तुम्हें एक बात नहीं पता कि मीनाक्षी बाहर तुम्हारे बारे में क्या बातें फैला रही है। वह सबसे कह रही है कि तुम एक जिद्दी और बेशर्म लड़की हो जिसे बड़ों का आदर करना भी नहीं आता है। तुम्हारे बारे में यह बात सुनते ही वह सारे परिवार फिर से गायब हो गए जो कहीं न कहीं अपने बेटे के लिए तुम में एक खूबसूरत और टैलेंटेड बहू ढूंढ रहे थे। क्या अब भी तुम कहोगी कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर एक छोटी सी बेइज्जती ना बर्दाश्त करने की वजह से क्या क्या खोना पड़ा है तुम्हें, यह सोचा है तुमने? अब तक कहीं किसी भी बात से अंजलि मामी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, मगर जैसे ही अंजलि मामी ने यह सुना कि अब ऊंचे खानदान के लोग अनिका से रिश्ता जोड़ने में कतरा रहे हैं, अंजलि मामी टेंशन में आ गई थी। उनके चेहरे पर उनकी पैनिक साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि अंजलि मामी शीला मासी से कुछ पूछने जाए, उससे पहले शीला मासी के बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जो लोग दूसरों की कही और सुनी बातों पर विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के बारे में मैं नहीं सोचती। जो लोग दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं उनसे रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं उनकी तरफ दोस्ती का भी हाथ नहीं बढ़ाती। अंजलि मामी को भी अनिका की इस बात में सच्चाई नजर आई। धीमी आवाज में अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, देखो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने किसी ईगो में आकर वह बिजनेस डील नहीं ठुकराई है।
शीला, इस वक्त यह कहना भी बहुत मुश्किल है कि रियल एस्टेट का बिजनेस आगे चलकर प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेकिंग होगा। किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका को एक जैसी बातें करते हुए सुनकर अचानक ही शीला मासी को हंसी आने लगी। हंसते हुए शीला मासी ने किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, वाह, आप दोनों का अंधा प्यार तो गजब का निकला। न सिर्फ आप एक दूसरे को अंधा प्यार करते हैं, मगर कल की आई इस बच्ची पर भी उतना ही प्यार और उतना ही भरोसा हो गया आपको कि आपको लगता है कि जो प्रॉफिट आपको रियल एस्टेट बिजनेस नहीं दे सकता, वह प्रॉफिट यह 25-26 साल की लड़की आपको करके देगी। बच्चों को प्रोत्साहन देने की भी एक लिमिट होती है। अगर हद से ज्यादा प्यार देकर बच्चों की जिद पूरी की जाए तो एक दिन अपने हाथ लिए डिसीजन पर पछताओगे आप लोग याद रखना। आपको क्या लगता है, आपने जो पैसा अनिका को दिया है मार्केट में लगाने के बाद, वह रातों रात दुगुना हो जाएगा? शीला मासी की यह बात सुनकर किशन मामा हैरान हो गए।